हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल कोशिश करें मैक्सिमम साथ के साथ लिखते रहें। साथ के साथ लिखने का मेरा मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि समझने पर ध्यान ना देकर लिखना, पहले समझना फिर लिखना, ये मेरा मीनिंग है। क्लियर हुआ? चलिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? जो चीजें रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो एक्सप्लेन करी बोहर मॉडल। इसे बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम ऐसा क्यों कहते हैं? ये वैसे हम लिमिटेशंस में पढ़ेंगे इसके लास्ट में। ये मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड है जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। हाइड्रोजन लाइक यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाले, हाइड्रोजन लाइक यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाले। क्लियर हुआ? लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर इसी मॉडल में से बनते हैं। मोस्टली जो भी 4-5 नंबर का काम इसमें से आना है उसमें से बड़ा हिस्सा इसी मॉडल में से आना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स मतलब क्या कह रहा है, पॉइंट क्या क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आपने ऐसे नहीं लिखना शॉर्टकट में लिए है, ठीक है? तो वैसे ही मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया। वैसे उतना टाइम तो आपको ये बताने में खराब भी कर दिया, इतने में तो लिख ही लेते। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो बेटे ये क्या है, बोहर ने क्या कहा? रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर क्या था? इंपॉर्टेंट फेलियर क्या था? एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम की स्टेबिलिटी को। किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए? एटम की स्टेबिलिटी को। तो बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अगर ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियस से मान लो r डिस्टेंस पर है, और दूसरा जो है वो न्यूक्लियस से सपोज 2r डिस्टेंस पर है, और तीसरा जो है वो न्यूक्लियस से सपोज 3r डिस्टेंस पर है, तो रदरफोर्ड मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते भी ठीक है, इट्स ओके, ऐसा हो सकता है। लेकिन बोहर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिट बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूमने का एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे हैं। अब स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे हैं, उसकी खास बात क्या है? बोहर ने कहा कि उसकी खास बात यह है कि उस ऑर्बिट में घूमेगा ना जब इलेक्ट्रॉन, तो उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम। उसका एंगुलर मोमेंटम n इंटू h/2π के बराबर होगा। अगर पहले में घूम रहा है तो h/2π, दूसरे में घूम रहा है तो 2h/2π, तीसरे में तो 3h/2π, चौथे में तो 4h/2π। जो ऑर्बिट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर इतना, इसको सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट है, उसमें घूमने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटेड मोशन को जो हम समझ रहे थे कि एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में घूमने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट बताया बोहर ने। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसके घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आप बच्चों को पता है कि स्ट्रेट लाइन में ना चलने के लिए, यानी कर्व्ड पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो बोहर ने हमें कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलेगी? जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उससे मिलेगी। अंडरस्टूड और बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये पोस्टुलेट्स हैं बेटे बोहर मॉडल के। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आप बच्चों ने क्या नोट कर लेना है, मैं आपको हिंट बता रहा हूं, पॉइंट्स आपने अपने आप बताने हैं। पहला तो आपने ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं सर्कुलर पाथ में, और उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। आगे बात समझ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपने ये बतानी है कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा वो एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स। इसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स और फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स।
अगली इंपॉर्टेंट बात आप ये लिख सकते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन विल सेटिस्फाई ए नेसेसरी कंडीशन विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/, तो ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है बेटे mvr, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, r हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस, तो ये आपके पास mvr एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये किसके बराबर है बेटे? nh/2π। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं आई? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, ये कहां से मिलेगा बेटे? दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? k कौन सा? 1/4πε0। k कौन सा? 1/4πε0 इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? z। एक प्रोटॉन का चार्ज e के बराबर, तो टोटल चार्ज z e के बराबर। बोलो बच्चे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। ये दो बातें हैं, नंबर 1 नंबर 2। मैथमेटिकली ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हमें बोहर मॉडल से मिली। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बताई हमें? बोहर मॉडल का अगला पोस्टुलेट आप क्या कह सकते हैं? इधर ध्यान देना, ये R2R 3R ये नहीं होते हैं भाई, ये बाद में बताता हूं कितने कितने होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है E1, दूसरे ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है E2, तो पहले से दूसरे में जाने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ऊपर वाले में जाएगा तो उसे और एनर्जी चाहिए। लेकिन जब दूसरे से पहले में आएगा तो वो एनर्जी छोड़ के आएगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, देन इट विल आइदर रेडिएट एनर्जी और इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। या तो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, दोनों में से एक काम होना है, हाँ या ना? ठीक है बेटे। और कितनी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करेगा? इस डिफरेंस के बराबर, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो इन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा वो फोटॉन्स के टर्म्स में होगी, रेडिएशन फोटॉन्स ही होता है ना बेटे, तो h न्यू किसके बराबर होगी बेटे? E2 माइनस E1। ये तीन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें बोहर मॉडल से मिलते हैं। अंडरस्टूड आपका? कौन कौन सी? एक बार फिर से बता रहा हूं, सर्कल में चक्कर काटेंगे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, और क्योंकि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी? कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स मिलता है हमें, कूलम्बियन फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और वो कौन से होते हैं? जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम बराबर nh/2π होगा। एंगुलर मोमेंटम बराबर nh/2π होगा। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं आई? h यहां पर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और तीसरी उन्होंने बात कही कि इलेक्ट्रॉन चाहिए कोई भी दो, पहले दूसरे की जरूरी नहीं है। मान लो छठे से पहले में आ रहा है, या छठे से तीसरे में आ रहा है, या तीसरे से आठवें में जा रहा है, तो कोई भी दो ऑर्बिट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी या तो वो लेगा या वो रेडिएट करेगा, छोड़ेगा। क्लियर हुआ बेटे? ये बातें नोट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या है मैं एक एक बात लिखवाऊं या अपने आप से नोट्स बनाओगे? बनाओगे ना? वेरी गुड, चेक होंगे नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बोहर मॉडल के अंदर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो ये मैथमेटिकल है ना बेटे, इसी की हेल्प से ही हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 3 का यूज थोड़े बाद में करते हैं, पहले 1 और 2 से जो रिजल्ट आ सकता है उसकी तरफ देखते हैं। देखो बेटे, अब हम थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, मुझे उम्मीद है आप बच्चों को समझ आएगा। नहीं आएगा तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को पॉज करके आप मेरी स्पीड को कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। देखो कितनी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी ने आपको दी है। यहाँ तो आप मुझे कहेंगे सर धीरे पढ़ाओ, तो मैं कहूँगा बेटे अभी सिलेबस ज्यादा पढ़ा है, लेकिन आप अपने घर जाके मेरी स्पीड को कम कर सकते हैं। फिर मैं ऐसे बोलूँगा हाँ तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर मॉडल, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं घर जाके। चलिए, वैसे ये बात मैंने वीडियो देखने वालों के लिए बताई ताकि वो कर सकें, उन्हें लगे भी टीचर बड़ा फास्ट चल रहा है तो स्पीड स्लो कर लेंगे। देखो बेटे, पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कूलम्बियन फोर्स। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। है कोई डाउट? नहीं है तो R से R कैंसिल कर देंगे, कर दिया, ठीक है बेटे। अब यहां से V स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटे? K Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू R। इज इट ओके? यहां से R निकाल लें हम, पॉइंट 2 से R निकाल लें हम, तो ये क्या आ जाएगा बेटे? NH डिवाइडेड बाय 2 पाई MV। कोई डाउट?
ये r की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? इस r की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो v स्क्वायर बराबर क्या आया बेटे k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इनटू r की जगह मैं पुट कर रहा हूं बेटे nh डिवाइडेड बाय 2 पाई m v। क्लियर? ध्यान देना, बोर्ड से ध्यान नहीं हटना चाहिए। मास से मास, अब ये जो नीचे वाला है बेटे ये वाला ऊपर चला जाएगा ना 2 पाई v, हाँ या ना? ठीक है जी, v से v तो वेलोसिटी का फार्मूला देखो बेटे क्या आया, वेलोसिटी का फार्मूला आया 2 पाई k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय nh। ये क्या है बेटे? किसका फार्मूला है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? किसकी वेलोसिटी है? उस बस की जिससे आप सुबह स्कूल आते हो, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो कहां है, जो कहां है, कहां है? nth ऑर्बिट में है। कहां है बेटे? nth ऑर्बिट में है। n लगा रखा है ना अपने साथ में। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है जी, यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k की वैल्यू कांस्टेंट। किस किस को पता है? आधा करो। k की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ z कांस्टेंट। कोई भी एलिमेंट हो बेटे, कोई भी एटम, उसका z तो कांस्टेंट है ना, लेकिन क्योंकि ये मॉडल हमारा हाइड्रोजन के लिए ही है तो z 1 ही होगा, लेकिन फिर भी हम z को z रख सकते हैं एक बार। e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, n बचा सिर्फ। इसका मतलब वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है बेटे? n पर डिपेंड कर रही है। अब एक बात और देखो, n जब 1 है तो वेलोसिटी v है। बाकी ये जो गुणा भाग करेंगे इसका तो आंसर फिक्स ही आना है। जब n 2 कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। n 3 कर देंगे मतलब तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो वेलोसिटी, तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी को v1, दूसरे की वेलोसिटी को v2, तीसरे की वेलोसिटी को v3 दिखाऊं, ठीक है जी, तो क्या होगा ये? अगर इसको 1 बोले तो दूसरे में आधी होगी, तीसरे में 1/3 होगी एंड सो। हाँ या ना बोलो? पहली की वेलोसिटी अगर v है तो दूसरे की वेलोसिटी v/2 होगी, तीसरे में वेलोसिटी v/3 होगी, चौथे में वेलोसिटी। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगर आपको ये बता दिया जाए कि पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी इतनी है और 10वें में निकालो तो निकाल लोगे कैसे? v/10, v/, कोई डाउट है? अब आपने एक काम करना है। क्या करना है? इस n को छोड़कर बाकी ये जो सिस्टम है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो मेरे दिमाग में थी, अब निकल गई है, दिमाग में नहीं आ रही कितनी वैल्यू। ये फिक्स वैल्यू है, तो इससे क्या होगा बेटे? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा करने से हमारे लिए आसान हो जाएगा। मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू आ गई, अब आपको एग्जाम में बैठना है, कल को कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, IIT में, PMT में, सीधा वैल्यू पुट करिए और आंसर आ गया। फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इतना काम कर लेना, इन सब की वैल्यूज रख लेना, z को 1 रख लेना हाइड्रोजन एटम के लिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलें आगे चलें। ठीक, देखो हमने वेलोसिटी कैसे निकाली बेटे? यहां से रेडियस कैंसिल कर दिया r, दूसरे से r निकाल के पुट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। अब हमें r निकालना है। क्या निकालना है? तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, r आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो कहां पुट करते हैं? इधर ही पुट कर देते हैं या इन्हीं दोनों से कर देते हैं? चलो मैं तुम्हें बेसिकली बताता हूं ताकि अगर पेपर में तुम भूल भी जाओ तो तुम ड्राइव कर सको। वापिस से इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हैं, इसको फिक्स ही कर देते हैं, बस r हटा ही देते हैं इधर से, इधर आ गया r। क्लियर हुआ बेटे? अब हमें क्या चाहिए? r की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? और अगर वेलोसिटी चाहिए तो r हटाना पड़ता है। ठीक, तो अब हम यहां से वेलोसिटी हटाते हैं। यहां से वेलोसिटी निकालो, v बराबर क्या आ जाएगा? nh/2 पाई mr। ये वेलोसिटी यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? m × v स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे बेटे, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की जगह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर k z e स्क्वायर बाय। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ध्यान से बोर्ड पर देखें, एक r से एक r, एक m से एक m, क्या बचा इधर? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r इक्वल टू kz। ठीक है जी, इस r को उधर ले, बाकी सारे उधर ले जाएं, तो r बराबर क्या आया? n स्क्वायर
एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम, ये सारा भी इधर आ गया, के जेड ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये आर की वैल्यू आ गई। आर का फार्मूला आ गया बेटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये फार्मूला आ गया बेटे रेडियस का। किसका फार्मूला आ गया? किस चीज की रेडियस बेटे? ऑर्बिट की। किसकी रेडियस बेटे? ऑर्बिट की। कौन से ऑर्बिट की? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ या ना बोलो। अब अगर पहले में घूम रहा है तो n1, दूसरे में तो n2, चौथे में तो 4, 10वें में तो 10, 15वें में तो 15। हाँ या ना बोलो। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। r डिपेंड किस पर कर रहा है सिर्फ ये देखते हैं। देखो बेटे n कांस्टेंट या कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट तो नहीं है, पहला दूसरा तीसरा जो भी ऑर्बिट हो। h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, z हाइड्रोजन एटम के लिए एक या कोई और होगा तो उसका भी फिक्स ही होगा, e भी कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट ही। कोड बचा सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली n और z। n एंड n यानी कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, z यानी एटम कौन सा है। क्लियर हुआ? ठीक है बेटे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, ध्यान देना, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रेडियस का फार्मूला क्या आ जाएगा बेटे? r बराबर 0.53 n स्क्वायर टर्न स्क्वायर। जब इस सारे को z को अगर 1 रख दें और बाकी सारे को कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटे? n के ऊपर। तो अगर हम पहला ऑर्बिट लें, अगर हम क्या लें? पहला ऑर्बिट लें, तो बताओ रेडियस कितना आएगा पहले ऑर्बिट का? अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। तो वो कौन से में घूमेगा? पहले में घूमेगा। अगर एक्साइटेड नहीं है तो पहले में घूमेगा। तो रेडियस कितना होगा पहले का? व्हाट विल बी r1? 0.53। तो r1 कितना होगा बेटे? 0.53। r2 बताओ। मान लो इलेक्ट्रॉन का मान करेंगे, चलो दूसरे में चलते हैं, बहुत देर होगी पहले में घूमते हुए, तो उसे कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी। कितनी? E2 - E1 के बराबर। तो बताओ उतनी एनर्जी लेने के बाद उसका रेडियस कितना हो जाएगा ऑर्बिट का? अरे बोलो भैया, n की जगह क्या रखो? 2 करेंगे तो 4 गुना में 0.53। हाँ या ना बोलो? गुना तो कर लो भाई। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा आपको। r3 अगर तीसरे में होगा तो 9 इंटू, हाँ या ना? चौथे में होगा तो 16 इंटू। यस और नो? कहने का मतलब ये कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट के जब हम रेशो निकालेंगे तो वो रेशो स्क्वायर में आएंगे। 1:4, 9:16, 25:25, 60 ऐसे करके। आई बात में कोई दिक्कत है बेटे? अगर आपको पहले ऑर्बिट का रेडियस पता चल जाए तो दूसरे का बता दोगे? अरे बच्चों बता दोगे क्या? और दूसरे का चल जाए तो पहले का बता दोगे? तीसरे का, चौथे का, 8वें का, 20वें का? सिंपल है, कुछ है ही नहीं। आसान है कि नहीं है ये बताओ पहले? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? असली फिजिक्स यही लग रही है ना? ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? पढ़ के मजा आ रहा है ना? पढ़ते रहते हैं फिर अपने काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटे रेडियस। ये क्या हो गया? हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे बेटे एन। अभी बोर मॉडल ही चल रहा है और चैप्टर खत्म होने तक बोर मॉडल ही चलेगा। ठीक है? जब बोर मॉडल खत्म, चैप्टर खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोहर एटम या हाइड्रोजन एटम। ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी नंबर के ऑर्बिट में होगा, पहले में, दूसरे में, चौथे में, 8वें में, 15वें में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी ये कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। हाँ जी बेटे। अच्छा बताओ शाबाश, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, घूम रहा है, पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटे, पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेस की वजह से होती है। फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? अरे भैया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है कि नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी।
और जब पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है तो टोटल कितनी होगी? दोनों का सम होगी 0। दोनों का सम होगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? टोटल एनर्जी। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और दोनों को जोड़ देना है। कर दे इतना सा काम, बस हो गया। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, के इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी माइनस ई, पोटेंशियल एनर्जी में साइन भी लगाना होता है, और न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? वेलोसिटी का फार्मूला लिखवाया था आपको, आर के टर्म्स में लिख लेते हैं एक बार। किसके टर्म्स में लिख लेते हैं? क्या फार्मूला था बेटे? मैं तो खुद ही भूल गया। mv²/r इज इक्वल टू क्या था? जब भूल जाए तो क्या करना है? देखिए सेंट्री, वो दोनों पॉइंट लेकर इक्वेशन 1 और 2 लिख लेनी है। किसके बराबर? k z(e²) और अगला पॉइंट mvr इज इक्वल टू nh/2π। हमें क्या चाहिए यहाँ से बेटे? वेलोसिटी चाहिए। तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। r इज इक्वल टू nh/2π mv, यहाँ पुट कर दें। एक r से एक r कैंसिल, यहाँ r बच गया, r की जगह हमने पुट कर दिया nh/2π mv। m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, v क्या आ गया बेटे? 2π kz(e²) डिवाइडेड बाय nh। इज इट ओके? 2π kz(e²) बाय nh। और यहां से जब हम वेलोसिटी पुट करते हैं तो रेडियस कितना आता है वो भी निकाल लेते हैं। चलिए, r इज इक्वल टू nh/2π mv, v की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं 2π kz(e²) डिवाइडेड बाय nh। ये nh ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो गया इसका। अब यहाँ पर क्या बचा? r बराबर n² डिवाइडेड बाय 2, ये 4π² m kz(e²). बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए बस हो गया हमारा काम। एनर्जी इक्वल टू, ध्यान देना बेटे, हाफ mv², v की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देना है 4π² k² z² e⁴ डिवाइडेड बाय m²h²। ठीक है जी, यार माइनस बाहर ले आओ, क्या आ गया? kz(e²) बाय r की जगह ये वाली वैल्यू n²h² डिवाइडेड बाय, ये ऊपर आ गया 4π² m kz(e²). कोई दिक्कत? ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं दोनों। E इज इक्वल टू, हाँ जी बेटे देखो यहां पर क्या आया? 4 हाफ ऑफ 4π² m k² z² e⁴ बाय n²h² माइनस, यहाँ भी 4 पहले लिख लेते हैं, 4π² m, ये k और k मल्टीप्लाई होके बन गया k², z और z बन गया z², e² और e² बन गया e⁴ डिवाइडेड बाय n²h²। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान देना, क्या ये वाली चीज और ये वाली सेम है? सेम है ना? अरे एक ही तो चीज है। यहाँ पर इसका आधा पार्ट है, यहाँ पर पूरा है, तो हाफ -1 क्या बचा बेटे? -हाफ। क्या बचा बेटे? तो E इज इक्वल टू -हाफ किसका? ब्रैकेट वाली क्वांटिटी का। ब्रैकेट में क्या चीज है बेटे? 4π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाय n²h²। लो जी, आ गया एनर्जी का फार्मूला। मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² पोटेंशियल एनर्जी है, v वाला फार्मूला यहाँ पुट कर दिया, r वाला यहाँ पुट कर दिया, जो आया जोड़ दिया। सिंपल है कि मुश्किल है? सिंपल है ना बेटे? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया एनर्जी का। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है क्या? इधर देखना बेटे, आधा तो कांस्टेंट है ही, 4 भी कांस्टेंट, पाई बोलना तो पड़ेगा ना, m k e h, कौन बचा? n और z² और जब आप z² और n² को छोड़कर सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई क्या आएगी? मैं अपने सुपर फास्ट कैलकुलेटर से जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा बेटे -13.6 z² डिवाइडेड बाय n²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी फास्ट कैलकुलेशन है मेरी। आप भी सोचते होंगे सर जितनी फास्ट कैलकुलेशन हमारी भी हो जाए, सोचते हो ना। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, बताऊं? 15-20 बार पढ़ लो, सारी चीजें ऐसी रट जाएंगी। ठीक है, तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी बेटे। किस में आएगी? समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, दो बातें मैं यहां से आप बच्चों को समझाना चाहता हूं और वो दोनों देखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले वेलोसिटी और रेडियस वाले फार्मूले याद कर लो बेटे। अब देखना इधर, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी आई है हमारे पास, है ना। मैं एक बार लिख रहा हूं इधर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई बेटे? 4π² m k² z² डिवाइडेड बाय n² विद नेगेटिव साइन, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास? इसकी आधी आई, लेकिन साइन पॉजिटिव है। साइन क्या है? पॉजिटिव है। कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो बता देना मुझे। और टोटल एनर्जी कितनी आई? इतनी, लेकिन माइनस में, हाँ या ना? अरे यस और नो? यस सर। दोस्त आया तो है थोड़ा के चाय भाई मंगवाया आप बच्चों के लिए? यस सर। आ रही है अभी। अब देखो इधर, अब जो बात बताना चाह रहा था आपको, अजय बेनीवाल को सुन लो। इधर ध्यान देना बेटे, इनमें से कौन किसके बराबर है? ये दोनों बराबर है ना, सिर्फ माइनस का ही तो फर्क है, बराबर है ना। तो मैं आप बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जो टोटल एनर्जी होती है ना बेटे, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, सिर्फ नेगेटिव साइन लगाते हैं। एक रिजल्ट आ गया यहां से, हाँ या ना बोलो? यस सर। दूसरा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटे, ये तो है टोटल एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में ही नेगेटिव साइन है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का, देखो इसके साथ आधा गुना में है ना, इसलिए तो हम लिख देंगे कि टोटल एनर्जी अगर चाहिए हमें तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये मैंने तो क्यों बताई अलग से, ये इसलिए बताई कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस एटम में इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, उसकी इतनी एनर्जी है, कितनी भी दे दी, मान लेते हैं कि उसकी एनर्जी आपको दे दी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लिया आपने कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन ये है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो इसके नेगेटिव के बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटे? प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ कैलकुलेट करना पड़ा? नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटे? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दें तो माइनस का 2 और ये 10 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत है? तो कई बार एक नंबर में या 2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, वहां ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ध्यान क्या देना है, कौन कौन बराबर है, एक बात याद कर लो, कौन कौन बराबर है? एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर? और ज्यादा कौन है? पोटेंशियल ज्यादा है, जो कि टोटल एनर्जी का डबल है, टोटल एनर्जी का। क्लियर हुआ? तो एक बात तो यहां से हमें ये पता चल गई। अब दूसरी बात सुन लीजिए, एक रिजल्ट तो हमने यहां से निकाल लिया एनर्जी से, दूसरा रिजल्ट क्या है? अब ये जो एनर्जी है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही है? जेड और एन के ऊपर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? जेड हम सिर्फ हाइड्रोजन का ही मान ले अगर एक बार के लिए, वैसे तो हम कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एटम जो मॉडल है ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम इनके लिए, लेकिन उनमें भी इलेक्ट्रॉन 1 1 चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, तो हम एक बार के लिए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो जेड हो गया 1। जेड क्या हुआ बेटे? तो अगर जेड 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? हाँ जी बोलो। माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे में होगा तो कितनी होगी बेटे? माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 4। हाँ या ना बोलो?
इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 3.4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे में होगी तो कितना हो जाएगा बेटे, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे में होगी तो इसको 16 से डिवाइड कर देंगे बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 से कम आ जाएगा, 0.81 समथिंग शायद। चलिए अगर कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज देख लीजिएगा भाई, गुणा भाग हम कर नहीं रहे, हम रफली डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो ये चौथे के अंदर आ जाएगी। यहाँ हमारी बुक में भी लिख रखा होगा, आप देख सकते हैं, आप सब बच्चों के पास एनसीईआरटी किताबें है ना। पहले में माइनस का 13.6, दूसरे में माइनस 3.4, चौथे में माइनस 1.5, चौथे में बेटे माइनस 8 0.85। अगले में निकालनी हो तो और स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। बोर्ड पर ध्यान रखें सारे बच्चे, समझ आया कि नहीं आया, क्या पता चला कि नहीं चला। अब एक बात ध्यान दो, पहले में जितनी एनर्जी है दूसरे में उसका 4 से डिवाइड करने पर आ जाती है 1/4 टाइम्स, तीसरे में 1/9 टाइम्स, चौथे में यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है उसका स्क्वायर टाइम्स से भाग कर दें तो एनर्जी मिलती जा रही है, हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब अगर हम ये बोलें कि E1 रेशो E2 निकालें तो ये क्या होगा बेटे, 1:1/4, 1:1/4, और अगर तीसरा लगाए तो 1/9, चौथा लगाए तो 1/16, पांचवा लगाए तो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना बोलो। एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। घट रही है नेगेटिव में, माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.5, नंबर छोटा होता जा रहा है लेकिन नेगेटिव में छोटा होता जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है। अंडरस्टूड और नॉट? तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन की, ज्यादा होती है, कम होती है, दूसरे में 4 गुना ज्यादा होती है, तीसरे में 9 गुना ज्यादा होती है। अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन यहाँ 1:4 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव के अंदर नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर है कि नहीं है बोले? ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी का फार्मूला आ गया कि एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसके बाद नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे आप बोलेंगे E1, क्या बोलेंगे, ये दूसरा E2 कितना है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तीसरा E3, इसे आप बोलेंगे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चौथा E4, इसे माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर अगला आ जाएगा बेटे, ये इससे कुछ और कम आ जाएगा, माइनस का 0.5 या जो भी है व्हाटएवर, तो इस प्रकार से नीचे आता जाएगा, हाँ या ना। और ये आ जाएगा बेटे E इंफिनिटी, क्या आ जाएगा, 0, E इंफिनिटी 0। इनफाइनाइट जो ऑर्बिट होगा, इनफाइनाइट नंबर वाला, वहां पर एनर्जी कितनी होगी इसकी, कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? इसे एनर्जी लेवल डायग्राम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम और इसकी और ज्यादा डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर?